आपको ध्यान रखना है, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। जरा आप देख लो, जैसे मैंने बताया यहां पर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग जरा चेक करेंगे, जरा ध्यान से चेक करना। जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं? एक्सिस पर से। इसका मतलब एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे। इज दिस क्लियर? एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। जरा आप ध्यान से चेक करो, सारा डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है। तो ये dx2y2 एक्सिस पर होते हैं और dz2 भी एक्सिस पर होते हैं। ये देखो, तो ये दोनों क्या करेंगे? ऊपर चले जाएंगे। समझ में आ गया? ये दोनों लिगेंड कहां होते हैं? यहां से ही इसको लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो ये दोनों लिगेंड जो है स्प्लिटिंग के बाद ऊपर चले जाएंगे और 3 नीचे आ जाएंगे। और dxy dyz dz एक्सिस के बीच में होते हैं, ये सारे एक्सिस के बीच में है। तो इनमें इतना रिपल्शन नहीं है जितना उन दोनों में है। समझ में आ गया? सो यहां पर ये बिटवीन द लिगेंड आते हैं, लिगेंड के बीच में से आ रहे हैं ये। तो इन दैट केस अगर स्प्लिटिंग चेक करोगे तो कैसी होती है? डी ऑर्बिटल ये दोनों एक्सिस के ऊपर होते हैं, ठीक है, और इनमें रिपल्शन ज्यादा होता है क्योंकि लिगेंड इन्हीं को अप्रोच कर रहे हैं, इन्हीं की फटेगी सबसे पहले, और ये रिपल्शन की वजह से हाई एनर्जी रखेंगे तो ये ऊपर जाएंगे। जबकि ये जो तीनों है बेसिकली वो कहां होते हैं? लेस रिपल्सिव होते हैं क्योंकि लिगेंड इनको अप्रोच नहीं कर रहे। तो इन दैट केस इनकी एनर्जी कम होगी। तो अगर ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग चेक करोगे तो कैसी आएगी? ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग में 2 ऊपर जाएंगे, 3 नीचे आएंगे। जरा आप चेक करो, ये आपके डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। लिगेंड अप्रोच करते हैं, जैसे लिगेंड अप्रोच करते हैं ये अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं, फिर यहां से स्प्लिटिंग होनी शुरू हो जाती है, 2 ऊपर 3 नीचे। समझ में आ गया? इनके बीच के पॉइंट को बैरी सेंटर कहते हैं। समझ में आ गया? तो 2 ऊपर है, 3 नीचे। अब ये जो एनर्जी का गैप है, ये बैरी सेंटर का एवरेज एनर्जी का गैप होता है। इसमें ऊपर कितने गए हैं और नीचे कितने आए हैं उसको निकालना भी बेहद आसान है। ओवरऑल ऑन एन एवरेज इसके एवरेज के बराबर होना चाहिए। तो ऊपर कितना है, नीचे कितना है, वो अपन चेक कर सकते हैं। बाय द वे जो नीचे है उनको T2G बोलते हैं, ऊपर वालों को EG बोलते हैं, याद रहेगा। और ये एनर्जी का जो गैप है बेसिकली वो भी निकाला जा सकता है। दैट्स वेरी इजी, दैट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन फील्ड इन इट। बाय द वे ये गैप कितना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब हम लोग यार क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल में फॉर्मूला क्या होता है तो जरा आप चेक करो। जरा चेक करो, the difference of energy between the two sets of d orbital is called crystal field energy gap, और उसका फॉर्मूला ये होता है। अब ये कैसे आया, ये भी बेहद आसान है याद करना। तो पूछो मुझसे कि कैसे आसान है, तो पहले तो फॉर्मूला देख लो तुम लोग। T2G के साथ आपने किसको मल्टीप्लाई किया है? -0.4। n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। EG मतलब EG के साथ किसको मल्टीप्लाई किया है? 0.6। n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? ये तो है T2G, वो है EG। समझ में आ गया? और ये डेल्टा नोट का मतलब हो गया, डेल्टा मतलब ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी। अब आप कहोगे कि याद कैसे करें, तो मैं आपको बताता हूं, ये भी बेहद आसान है। कैसे? मैं आपको फॉर्मूले पर लेके चलता हूं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जरा आप इस डायग्राम को देखो। अगर मैं कहूं आपको मैं कि इसको याद बेहद आसानी से करवा सकते हो तो उसका कारण है, देखो ये आपका एवरेज पॉइंट है बीच वाला। आप चाहोगे ना कि देखो ये एवरेजली ये 2 ऑर्बिटल ऊपर चले गए और ये 3 ऑर्बिटल नीचे आ गए। अगर मैं इनकी और इसकी एनर्जी जोड़ूं तो वो इस बैरी सेंटर के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी तो बैरी सेंटर की एनर्जी के बराबर है। पांचों की एनर्जी बैरी सेंटर की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, जिसमें से 2 ऊपर गए हैं और 3 नीचे आए हैं। समझ में आ गया? अब ओवरऑल इनका एवरेज निकालूंगा, इसका और इसका, तो वो बीच वाले के बराबर आना चाहिए, बैरी सेंटर के बराबर। वो कैसे आएगा जरा आप चेक करो। देखो बहुत सिंपल है, जो नीचे गए हैं उनकी एनर्जी नेगेटिव है और जो ऊपर गए हैं उनकी एनर्जी पॉजिटिव है। जब आप टोटल काउंट करोगे तो जरा आप चेक करना, नीचे वाले को लिखा है आपने -0.4, नीचे कितने गए हैं? -0.4। कितने गए हैं? 3 × 3। मान लेता हूं तीनों फील्ड है। समझ में आ गया? या आप ऑर्बिटल ही ले लो, अगर सिर्फ ऑर्बिटल की एनर्जी निकाल रहे हो। -0.4 × 3 कितना होता है? -1.2। ये तो नीचे वालों के लिए। ऊपर वालों का निकालो, ये है +0.6। फॉर्मूले में लिखा हुआ था +0.6। कितने भेजे हैं ऊपर आपने? 2। तो इनटू क्या करोगे? 2। ये कितना आ रहा है? +1.2। टोटल करो, 0 आएगा कि नहीं आएगा? एवरेज बैरी सेंटर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बैरी सेंटर मतलब बीच का पॉइंट, बीच का मतलब 0। तो ये जितना नीचे गया है उतना ही ऊपर लेके जा रहा है, ऑन एन एवरेज बैरी सेंटर के पॉइंट के बराबर ही है। तो ऐसा याद करने का। तो ये 3 नीचे कितना आए हैं? 0.4, -0.4 नीचे आया, ऊपर वाला +0.6 ऊपर चला गया। ओवरऑल एवरेज 0 आना चाहिए। समझ में आ गया? इस तरह से इसको याद करा जा सकता है। दैट्स वेरी इजी। अब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे गए हैं। अभी तो मैंने इलेक्ट्रॉन भर के नहीं दिखाया, बट ओवरऑल याद कर सकते हो इस तरह से। अब मान लो कि यहां पर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते तो -0.4 को 2 से मल्टीप्लाई करते। ऊपर मान लो 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो 0.6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो फॉर्मूले को इस्तेमाल करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो और काम निकालो, बात खत्म, और कुछ नहीं है उसके अंदर। तो ओवरऑल ये देखो, ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। -0.4 × n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। समझ में आ गया? आगे क्या लिखा हुआ है? 0.6 × n EG, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। समझ में आ गया? ये टोटल ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी हो गई। अब हम चलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा नोट। डेल्टा नोट का मतलब किस किस पे डिपेंड करती है? वो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एक्चुअली लिगेंड की पावर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, एनर्जी गैप ज्यादा होगी।
अगर एनर्जी गैप ज्यादा हुई उसमें भी फर्क पड़ता है। देखो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, लिगेंड वीक है तो एनर्जी गैप कम होगा। समझ में आ गया? जरा आप चेक करो, यहां पर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, यहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, एनर्जी गैप ज्यादा होगा। एनर्जी गैप ज्यादा होने का मतलब क्या है? अगर गैप बहुत ज्यादा है, समझ में आ गया, तो इसका मतलब यह है कि स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी। व्हाट यू मीन बाय दैट? इसका क्या मतलब है जरा समझो, इसको भी मैं समझा देता हूं। अगर गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब ये बहुत ऊपर चले गए हैं दोनों, और ये दोनों बहुत नीचे आ गए हैं, बहुत ऊपर चले गए, बहुत नीचे आ गए। समझ में आ गया? गैप बहुत ज्यादा है, मतलब डेल्टा नोट जो इनके बीच का गैप है वो डेल्टा नोट कहलाया है, वो बहुत ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से। इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयर करना आसान है। तो अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भरो, कैसे भरोगे? एक यहां पर, आपको पता है ओ में एनर्जी जिसकी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है सबसे पहले, एक यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए तुमने। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे? ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का गैप कम है तो तुम यहीं पेयर कर दोगे उसको। पेयरिंग एनर्जी का मतलब हो गया पेयर करना आसान है। इफ पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा नॉट, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है इसका मतलब पेयर करना आसान है। तो मैं क्यों जाऊं ऊपर, मैं क्यों ज्यादा एनर्जी लगाऊं जब मुझे पता है कि पेयरिंग करना आसान है, 4 इलेक्ट्रॉन मैं नीचे भर सकता हूं। आगे समझ में? ये इसका मतलब होता है। सो ये इसका ओवरऑल मतलब है। बहुत बच्चों को परेशानी होती है डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी का मतलब क्या है? क्योंकि एनर्जी के बहुत ज्यादा था तो पेयरिंग करनी आसान है, जाओ शादी कर लो, क्योंकि ऊपर नहीं जा सकते। समझ में आ गया? ये मतलब होता है। इज दिस क्लियर? और पेयर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। बट अगर वीक फील्डिंग है, जस्ट उल्टा करो उसका, अगर वीक फील्ड है तो एनर्जी गैप कम होगा, लेस स्प्लिटिंग होगी। अगर एनर्जी गैप कम है तो इसका मतलब पेयरिंग से ज्यादा बेटर है कि अकेले अकेले कुंवारे छोड़ दो। अगर स्प्लिटिंग कम हुई है तो ऊपर जाना आसान है, ऊपर जाना आसान है तो यहां पर पेयरिंग एनर्जी जो बेसिकली डेल्टा नॉट से ज्यादा है, इन दैट केस पेयरिंग नहीं करोगे क्योंकि पेयरिंग करने से रिपल्शन होगा तो तुम ऊपर चले जाओगे। तो मतलब समझो, इसका भी मैं डायग्राम से समझा देता हूं। और मैं एक और बात बता देता हूं, सारा लिगेंड पे डिपेंड करेगा। अगर एनर्जी बहुत, गैप बहुत कम है, मतलब ये 2 ऊपर है और ये 3 नीचे है, इस तरह से, और अगर मुझे अब 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरूंगा? 1 2 3, क्योंकि गैप बहुत कम है तो मैं ऊपर जाऊंगा ना, गैप बहुत कम है तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि भैया पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयर नहीं कर सकते, तुम ऊपर चले जाओ। समझ में आ गया? ये मतलब निकलता है। अब यही सबसे बड़ा फर्क है। वीक फील्ड लिगेंड में अगर आप देखोगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं। इसका मतलब वीक फील्डिंग बेसिकली कैसा बनाता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसा बनाता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आराम से वो आजाद पंछी की तरह घूमेंगे, शादी तो हुई नहीं है। समझ में आ गया? और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? पेयरिंग पे फोकस करते हैं, क्योंकि यहां पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग हो, शादी हो जाती है, शादी होती है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये इसका मतलब है ओवरऑल। जिसने ध्यान से पढ़ा है, यहां पर पेयरिंग नहीं होती, यहां पर आजाद परिंदे होते हैं। समझ में आ गया? तो स्पिन हाई होती है, यहां पर पेयरिंग हो जाती है तो शादीशुदा है सबके सब, स्पिन लो हो जाती है ना? अब अपन चलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब सारा डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। तो ये तुमको पता होना चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर किसका नंबर आता है? Cn माइनस का, फिर आपके पास En का, फिर अमोनिया का, फिर उसके बाद NCN। बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब वीक है। तो आप ये याद रखो कि ये तीनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। समझ में आ गया? ये आपकी इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो फाइनली ये सारे के सारे वीक है, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? अब अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जरा आप चेक करो, कोबाल्ट के साथ 6 फ्लोरीन है, फ्लोरीन वीक फील्ड है। समझ में आ गया? फ्लोरीन कैसा होता है? वीक। इसका मतलब यहां पर स्प्लिटिंग क्या होगी? बेसिकली कम। अगर स्प्लिटिंग कम हो रही है और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं टोटल मान लो 6, कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, तो मैं कैसे भरूंगा? तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका देखो, इसने तो पहले ही भर दिया, मैं आपको बताता हूं। ये इस पे गौर करो, ये कौन है? ये तुम्हारे पास वीक लिगेंड है। इसका मतलब गैप कम होगा, गैप कम है। अगर डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कैसे भरूंगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर, चौथा यहां क्योंकि एनर्जी गैप कम है, 5वां यहां भर दिया, तो छठा भरने आऊंगा यहां पर फिर पेयरिंग करने के लिए। समझ में आया? लेकिन ये देखो कौन है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो फिर गैप बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा गैप है तो फिर अपन ऊपर तो जा नहीं सकते, तो फिर नीचे ही सारे 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 1 यहां पर, 2 यहां पर, 3 यहां पर, 4 यहां पर, 5 यहां पर, 6 यहां पर। यह मतलब है इसका। तो अगर वीक लिगेंड होता तो 2 ऊपर भरे गए हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सारे नीचे भरे गए हैं। समझ में आ गया? ये मतलब निकलता है इसका ओवरऑल, ठीक है? चलो अब हम आगे चलते हैं। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट हमारे पास, बल्ले बल्ले, इसकी चड्डी देखो एक बार भाई की, देख रहे हो? तुम्हें ये नीली चड्डी खरीदनी नहीं है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम्हें लाल चड्डी खरीदनी है। देख लो तुम लोग ध्यान से। आज मैं खत्म करा के जाऊंगा क्योंकि कल मुझे अवंतिका चौधरी, क्या नाम था, अंकिता थी जो भी है, उन्होंने डांट दिया मेरे को डर लग गया। मैं पूरा करा के जाऊंगा, मैं कहीं समझ। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में कैसी स्प्लिटिंग होती है जरा आप उसको चेक करो। टेट्राहेड्रल में कैसी स्प्लिटिंग होती है तो विल सी दैट, ठीक है? तो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग जरा चेक करो। यहां पर टेट्राहेड्रल में कैसी स्प्लिटिंग होगी, कौन 3 ऊपर जाएंगे और 2 नीचे आएंगे, वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? तो जरा आप टेट्राहेड्रल में चेक करो। अब चाहे कितना भी टाइम लगे, आज मैं पढ़ा के जाऊंगा, खाना वाना पानी वानी सब छोड़ दिया मैंने, पढ़ा के जाऊंगा आज में। तो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग चेक करो कि इसमें कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। टेट्राहेड्रल में समझाता हूं मैं आपको। देखो
देखो टेट्राहेड्रल का सीन क्या है, टेट्राहेड्रल बनाओ, पहले बनाओ कैसे बनता है टेट्राहेड्रल। देखो ये टेट्राहेड्रल है, ये मेटल हुआ, एक ऊपर, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा और एक लिगेंड ये रहा। अब बेटा ये दिखने को ऐसा प्लेनर है, बट ये एक्चुअली प्लेन से बाहर निकला हुआ है। समझ में आ गया? अब आप देखो, मुझे एक बात बताओ, ये एंगल कितना होता है? ये एंगल होता है 109 डिग्री, ठीक है, 28 मिनट का होता है कि नहीं होता? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। यस और नो में जवाब देना। अब मैं अगर इसके एक्सेस बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? मतलब ये एंगल भी उतना ही है, ये एंगल भी उतना ही है, पर ये तुम्हें कम लग रहा होगा, बट ये 2D में कम लग रहा है, 3D में उतना ही है, क्योंकि ये ऐसा होता है। जरा देखो ऐसा, ये दो एक ही प्लेन में है, बट ये प्लेन से बाहर निकला हुआ है, ये ऐसा है कुछ, ये देखो ऐसा प्लेन से बाहर निकला हुआ है। समझ में आ गया? नीचे वाली टांगे ऐसी हैं कुछ। क्लियर है सब लोगों को? पिरामिड बना हुआ है नीचे, ये समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया? अरे फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होता है, कौन कह रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है? पढ़ के आओ पहले। अब इधर आओ, तो अब आप देखो जरा, यहां पर अगर मैं एक्सिस बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? एक्सिस बनाता हूं, सपोज कर लो कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। क्या है तुम्हारा? एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस कहां होगा? ये तुम्हारा वाई एक्सिस होगा 90 डिग्री पे। सही है? हाँ या ना? अगर ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, तुम्हारा वाई एक्सिस होगा। ऐसे भी छोड़ो, चलो ये पकड़ लो, चलो अगर ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है तो इधर ही कहीं तुम्हारा वाई एक्सिस होगा, कहीं पकड़ लो, ये एक्स डैश। और इनफैक्ट मैं बताऊं, ये ऊपर वाला नीचे वाला एक दूसरे के ऊपर नीचे है ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि ये तो प्लेन के बाहर निकला हुआ है, ऊपर नीचे थोड़ी है। एक्सिस तो यूं नीचे आ रहा होगा, दिमाग लगाओ दिमाग। ये एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये यूं है, एक्सिस से बाहर निकला हुआ है। तो जरा समझो, यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये एक्स एक्सिस है, मैं मान लेता हूं एक लिगेंड एक्सिस के ऊपर से आ रहा है, मान लेते हैं, चलो तुमने मान लिया, मैंने भी मान लिया, तो ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। तो बाकी लिगेंड कहां से आ रहे हैं? एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं। ये देखो, ये भी इसके ऊपर दिख रहा है 2D के अंदर, बड़े बीच में से। ये देखो, ये लिगेंड क्या ऊपर से है क्या? तो मैं कहने क्या मतलब कर रहा हूं, मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कहने की, जरा एक बार दोबारा समझ लो, जरा ध्यान से समझना, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं जरा समझो। टेट्राहेड्रल लिगेंड कुछ ऐसा होता है कि ये मेटल है, ये आपका एक लिगेंड हो गया, ये आपका दूसरा लिगेंड हो गया, ये आपका तीसरा लिगेंड हो गया, और ये आपका चौथा। अब आप दिमाग लगाओ, बस मैं इतना बोलता हूं, ये एंगल बेटा 109 डिग्री 28 मिनट का, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट का, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट का, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट का। अगर यहां पर एक्सिस बनाना चाहूं तो कैसे बनेंगे जरा बताओ मुझे। एक्सिस बनाना चाहूं तो बेटा, अगर मैं ये एक्स एक्सिस बनाता हूं, सपोज करो, समझ में आ गया? अब एक्सिस पर से तो अप्रोच नहीं हो रही है तुम्हारी। अगर ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है तो कहीं ये मेरी वाई एक्सिस है, और ये मेरी कहीं जेड एक्सिस है। तो ये आपके जो लिगेंड है बेसिकली वो एक्सिस पर से अप्रोच नहीं कर रहे, इस बार वो एक्सिस के बीच में से अप्रोच कर रहे हैं। अगर मैं ये ना क्या है, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बनाने की, बट आप समझो, एक्सिस अलग है और ये लिगेंड एक्सिस के बीच में से अप्रोच करते आ रहे हैं। समझ में आ गया? तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है, टेट्राहेड्रल में जो एक्सिस के बीच में है वहां पर रिपल्शन ज्यादा होता है, ऑक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा। तो इन दैट केस यहां पर जब स्प्लिटिंग होगी, तो एक्सिस के बीच वाले ऊपर चले जाएंगे। एक्सिस के बीच वाले कौन से होते हैं? dxy, dyz, dzx, ये ऊपर जाएंगे, और नीचे कौन आएगा? नीचे जिनमें रिपल्शन कम होगा, तो बेसिकली dx² - y² नीचे चला जाएगा और dz² नीचे चला जाएगा। ऑक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा होता है टेट्राहेड्रल में। समझ में आ गया? ऑक्टाहेड्रल में 2 ऊपर जाते थे, 3 नीचे आते थे, टेट्राहेड्रल में 3 ऊपर जाते हैं, 2 नीचे आते हैं। और इसको समझने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप YouTube पे ना अच्छी 3 डायमेंशन वाली देखोगे वीडियो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं ओवरऑल क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप खुद दिमाग लगाना, कॉपी पे बना के देखना। अगर ये पूरा एंगल 109 डिग्री का है, समझ में आ गया, और ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, तो ये एक्सिस आप खुद ही देख रहे हो कि आप 2 लिगेंड के बीच में आ रही है। आप खुद बताओ जरा, मैं आपसे कहता हूं कि ये मेटल है, ये आपके पास टेट्राहेड्रल के लिगेंड्स है जो यहां पर है। आपको भी पता है कि ये पूरा एंगल 109 डिग्री का है। समझ में आ गया? अगर ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है तो ये लिगेंड बेसिकली एक्सिस के बीच में है। वाई एक्सिस कहां बनाओगे? इसी तरह से 90 डिग्री पे वाई बनाओ तुम। ये एक्सिस क्या आ रही है कि लिगेंड के ऊपर 90 डिग्री पे बनाओगे तो नहीं आएगा, ये बोल रहा हूं मैं ओवरऑल। तो बेसिकली आप लिगेंड एक्सिस के बीच में से अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सिस के बीच वाले ऊपर जाएंगे और एक्सिस वाले नीचे आएंगे। 3 ऊपर जाएंगे, 2 नीचे आएंगे, ये मतलब है ओवरऑल। ठीक है? सो अब जरा देखो ओवरऑल, फाइनली मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो अब लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वो एक्सिस के बीच में से कर रहे हैं। और अगर एक्सिस के बीच में से कर रहे हैं तो इधर एक्सिस के बीच में कौन होता है? dxy, dyz, dzx, ये एक्सिस के बीच में होते हैं सारे के सारे, ये तीनों ऊपर जाएंगे। समझ में आ गया? टुवर्ड्स द लिगेंड है, ये तीनों लिगेंड के बीच में से आ रहे हैं। समझ में आ गया? और इसी तरह से अगर आप लोग यहां पर देखोगे, ये एक्सिस के ऊपर होते हैं, इनमें रिपल्शन कम होगा, ये नीचे आएंगे।
समझ में आ गया, क्योंकि ये लिगेंड यहां से अप्रोच इनको कर ही नहीं रहे। ओवरऑल अगर आप स्प्लिटिंग देखोगे तो स्प्लिटिंग इनकी एनर्जी कम होगी, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर अब आप स्प्लिटिंग देखोगे तो स्प्लिटिंग कैसे होगी, देखो आपके सामने जरा देखो। टेट्राहेड्रल के केस में 3 ऊपर 2 नीचे। आप खुद डायग्राम बना के देखना, और मैं आपसे कहूंगा कि YouTube पे जाके कोई 3 डायमेंशन वीडियो चेक करना, वहां से आपको अच्छे से अप्रोच का आइडिया होगा कि एक्सिस के टेट्राहेड्रल केस में एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं, क्योंकि वो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है, जबकि एक्सिस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का। अब आप दिमाग लगा लेना। तो ये ओवरऑल कहानी है, यहां पर 3 ऊपर और 2 नीचे। समझ में आ गया। अब अगर इनके बैरी सेंटर से इनको क्लिक करना है कि कितने ऊपर गए हैं और कितने नीचे, तो मैं आपको बताता हूं। ये प्लस का 0.4 ऊपर गए हैं, क्योंकि ये 3 लोग हैं और वो ऊपर गए हैं। ये 2 लोग हैं नीचे आए हैं, तो माइनस का 0.6 है। अब आप देखो ओवरऑल ये कैलकुलेशन सेट बैठती है कि नहीं। प्लस का 0.4 कितने लोग हैं जो ऊपर गए हैं, 3, तो कितना हो गया प्लस का 1.2। माइनस का 0.6 कितने लोग नीचे आए हैं, 2, तो कितना हो गया माइनस का 1.2। ओवरऑल कितना हो गया 0। तो ये प्लस के 0.4 है, माइनस का 0.6 है। इस तरह से निकालते हैं इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है। और फॉर्मूला देखना चाहोगे, ये फॉर्मूला देखो। माइनस का 0.6 टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको Eg में, प्लस का 0.4 टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है T2g में। समझ में आ गया सब लोगों को। इस तरह से इसको सोल्व करते हैं, दैट्स इट। तो क्योंकि यहां पर 2 नीचे गए थे तो 2 में इलेक्ट्रॉन देखने हैं, और 3 ऊपर गए थे तो 3 में इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, और कुछ नहीं। और मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले को 0.4 से, नीचे वाले को 0.6 से। और अगर आप यहां पर देखोगे कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी 4/9 टाइम्स होती है ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी के। प्लीज नोट डाउन कर लो, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी 4/9 टाइम्स होती है ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी के। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, ठीक है। फाइनली बिकॉज ऑफ टेट्राहेड्रल हैज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों होता है, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी कम क्यों होती है, क्योंकि उसमें लिगेंड कम होते हैं। लिगेंड कम है तो विलेन कम है, विलेन कम है तो एनर्जी का रिपल्शन कम होगा, ठीक है। ये मतलब निकलता है उसका। फाइनली लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। फाइनली के एग्जांपल चेक कर लेते हैं। तो जरा आप चेक करो ओवरऑल, अगर मैं आप यहां पर एनर्जी निकालना चाहो तो टोटल यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, डी में 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, कैसे भरोगे आप। टेट्राहेड्रल में वैसी एनर्जी गैप कम होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 और चौथा ऊपर। अब यहां अगर एनर्जी गैप आपको टोटल एनर्जी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल है। जरा आप चेक करो, जरा ध्यान से इसको चेक करना, ठीक है। ये ओवरऑल चेक करना कि अगर मान लो आपसे कहता है कि देखो 3 नीचे इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 1 ऊपर इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, और आप यहां पर एनर्जी गैप या क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ, तो कैसे करोगे। 3 नीचे हैं और 3 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, माइनस का 0.4 से। ये डायग्राम दिया है सपोज, और आप कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। प्लस 1 ऊपर है और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.6 से। हालांकि ये डायग्राम किसका है जरा बताओ, 3 नीचे और 2 ऊपर। ये ऑर्बिटल 3 नीचे हैं और 2 ऊपर है, ये किसका डायग्राम होता है, ऑक्टाहेड्रल का। ओवरऑल कैलकुलेशन कैसे करनी है, सब तो डायग्राम दिया हुआ है। 0.4 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से और 0.6 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो ये क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कितनी हो गई टोटल कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस का 1.2, 4 3 12 और वो प्लस का 0.6, तो ओवरऑल कितना हो गया माइनस का 0.6। आंसर आ गया, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना इसमें। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद आप एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से करना है आपको, समझ में आ गया, दैट्स इट। क्लियर है। तो माइनस का 0.6 आंसर आएगा, जो मैंने भी निकाल के दिखा दिया था। चलो, और वो ऑक्टाहेड्रल। अब फाइनली लास्ट टॉपिक, कलर कैसे आता है कंपाउंड में। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कलर आता है इलेक्ट्रॉन की। ये जो स्प्लिटिंग देखी है आपने, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, जिसमें 3 नीचे हैं 2 ऊपर है, वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नीचे वाले डी ऑर्बिटल से ऊपर वाले डी ऑर्बिटल की तरफ अगर मूव करता है एनर्जी लेके, और जब वो वापस आता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, और वही एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में विजिबल रे में दिखाई देती है। उसी की वजह से हमें कलर दिखाई देता है। तो कलर कोई पूछे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे आता है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले डी ऑर्बिटल से ऊपर वाले डी ऑर्बिटल में जाता है, और जब वो वापस आता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, और वही हमें विजिबल रे में दिखाई देती है, जिसी वजह से कलर आता है। समझ में आ गया। और इसका मतलब फाइनली डी ट्रांजिशन की वजह से हमें कलर दिखाई देता है। और ये कलर्स हैं जो आपको याद करने, जरा आप चेक कर लो, ठीक है। सो ये वेवलेंथ के हिसाब से, जितनी वेवलेंथ ऑब्जर्व होगी उस हिसाब से आपको कलर दिखाई देगा। ये कलर और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये कलर जो लाइट उसने ऑब्जर्व कर ली, और फिर ऑब्जर्व करने के बाद कौन सा कलर दिखाई देगा, ये एक चार्ट बना हुआ है जो आप लोगों को याद करना है, ठीक है। और बेसिकली ये चार्ट भी आपको याद नहीं करना होता, फिजिक्स में याद करना होता है, केमिस्ट्री में आपको